Assalamu alaikum students. Hope you will all be fine. I am teacher Nazish of class 5. Today we can start our 12th lecture of SST. So open your book page number 89. आज हम जो है अपना पेज नंबर 89 पे स्टार्ट करेंगे अल्लामा इकबाल जो है इलाहाबाद एड्रेस से। कल हमने पढ़ा था कायदे आज़म के 14 पॉइंट्स के बारे में जो कि उन्होंने नेहरू रिपोर्ट के जो अपोजिट अपने पॉइंट्स दिए थे, दैट्स कॉल्ड 14 पॉइंट्स ऑफ कायदे आज़म। अब यहाँ पर हम पढ़ेंगे अल्लामा इकबाल इलाहाबाद एड्रेस, यानी कि अल्लामा इकबाल ने जो इलाहाबाद में ख़ताब दिया था उसमें सबसे पहली दफ़ा उन्होंने जो है ऑफिशियली कहा था कि मुसलमानों के लिए एक सेपरेट स्टेट होनी चाहिए जहाँ पर वो अपने मज़हब के मुताबिक अपनी ज़िंदगियों को गुजार सकें। उनको एक अलहदा वतन की, एक अलहदा रियासत की ज़रूरत है, यानी कि ऑफिशियली जब इलाहाबाद में उन्होंने इस चीज़ का ऐलान किया था कि पाकिस्तान के जो है वो एक मुसलमानों के लिए अलहदा रियासत होनी चाहिए। इन दिसंबर 1930 एट अ मुस्लिम लीग मीटिंग इन इलाहाबाद, अल्लामा इकबाल फॉर द फर्स्ट टाइम suggested that Muslims should have a separate state. He proposed that the area having a Muslim majority should combine to make an independent state. यानी कि वो इलाके जहाँ पर मुसलमान ज़्यादा हैं उनको मिलाकर एक मुल्क बना देना चाहिए। इसी को जब ऑफिशियली अनाउंस किया गया, लोगों के सामने रखा गया, तो उसको किस चीज़ का नाम दिया गया? लाहौर रेजोल्यूशन का, क्योंकि वो लाहौर में एक जो है वो एक यादगार जलसा हुआ था जिसके अंदर उन्होंने ये चीज़ पेश की थी और जिसका बाकायदा आगाज़ किया गया था कि जिसके अंदर जो लोग हैं उन्होंने अपनी ये जदोजहद स्टार्ट कर दी थी, अपनी स्ट्रगल स्टार्ट कर दी थी पाकिस्तान के क़याम के लिए। उसको वो रेजोल्यूशन को नाम दिया गया था 23 मार्च 1940 में स्टार्ट किया गया था, उसको लाहौर रेजोल्यूशन का नाम दिया गया था, जिसको हम हर साल सेलिब्रेट करते हैं 23 मार्च को। ठीक है, नेक्स्ट आपका था जनरल इलेक्शंस का 1945 टू 46 था कि जनरल इलेक्शंस जो थे वो कब आपके हुए थे? 1945 टू 40। द मुस्लिम लीग वॉन ऑल द मुस्लिम सीट, और जो मुस्लिम लीग थे जो कायदे आज़म की जो अंडर रह काम कर रहे थे, उन्होंने जितने ऐसे इलाके जहाँ पर मुसलमान अक्सरियत में थे उन तमाम की उन्होंने सीट्स जो थी वो जीत ली थी। आल द मुस्लिम्स ऑफ इंडिया वर कम्प्लीटली यूनाइटेड अंडर कायदे आज़म, वो तमाम मुत्हिद थे और कायदे आज़म के अंडर होकर काम कर रहे थे। तो इसी तरह ये कंप्लीट जद्दोजहद जो थी वो 7 साल जारी रही, 7 ईयर्स तक। तो पाकिस्तान जो है इंडिपेंडेंस डे 14 अगस्त 1947, यानी कि पाकिस्तान जो है वो हमारा मार्ज़ वजूद में आया, कब आया? 14 अगस्त 1947 में, जब जो है ये दुनिया की सबसे बड़ी माइग्रेशन थी, हिजरत थी जो एक मुल्क से दूसरे मुल्क की तरफ हुई थी। कब हुई थी? जब पाकिस्तान बना था। तो इंडिया से जो बहुत सारे जो लोग थे वो पाकिस्तान की तरफ माइग्रेट हुए थे। तो ये दुनिया की सबसे बड़ी आज तक की सबसे बड़ी जो माइग्रेशन थी जिसमें जो लोग हैं वो एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट हुए थे, हिजरत करके गए थे। नेक्स्ट आपका ये था कि नेक्स्ट आपका है सम इवेंट्स दैट चेंज द इंटायर वर्ल्ड, यानी कि कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि आपकी दुनिया को चेंज करके रख देती हैं। जैसा कि अब हमारे जो हैं अभी तक जो दुनिया में जो दो बहुत बड़े जो इवेंट्स थे, जो वार्स थी जिन्होंने दुनिया को कम्प्लीटली चेंज किया, दैट्स द वर्ल्ड वार 1 एंड वर्ल्ड वार 2। और ये दोनों ऐसे, जिसको हम पहली जंग अज़ीम और दूसरी जंग अज़ीम के नाम से जानते हैं, ये ऐसी जंगें थी जिसको कि हम लोग अभी तक जो हैं वो दुनिया जो है उस चीज़ को याद करती है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा इंसानी जानों का ज़िया हुआ था। अब यहाँ पर हम इस चीज़ के बारे में पढ़ेंगे। मैनी टाइम्स इट हैपन्स दैट कंट्रीज हैव डिसएग्री, बाज़ औक़ात होता है कि मुल्कों के दरमियान इख्तलाफात हो जाती हैं। समटाइम्स दे आर अनएबल टू हैंडल दीज डिसएग्रीमेंट्स इन अ पीसफुल मैनर, बाज़ औक़ात वो आराम से या पीसफुल या पुरअमन तरीके से एक दूसरे को बात समझा लेते हैं, बाज़ औक़ात उस चीज़ को वो पुरअमन तरीके से उस मसले को हल नहीं कर सकते। तो अनफॉर्चुनेटली बदकिस्मती से उस मसले को हल करने के लिए वो जो मुल्क होते हैं वो आपस में फ़ाइट करते हैं। जब वो फ़ाइट करते हैं, वो फ़ाइट किसी भी हवाले से हो सकती है, चाहे वो रिलीजन हो, चाहे वो उनकी ज़मीन हो, चाहे वो किसी और भी चीज़ के बारे में, पावर के बारे में भी हो सकती है, अथॉरिटी के बारे में भी हो सकती है। कंट्रीज शुड अवॉइड वॉर बिकॉज इट कॉज अ लॉट ऑफ डैमेज। अब जो मुल्क हैं वो इस चीज़ के अवॉइड करते हैं, एक दूसरे को गुरेज करते हैं जंग से, क्योंकि इससे दोनों मुल्कों का शदीद नुकसान होता है। अब यहाँ पर देखें वर्ल्ड वार 1 क्यों लड़ी गई, किन मुल्कों के दरमियान में लड़ी गई। पहले हम वर्ल्ड वार 1 के बारे में पढ़ेंगे। आज मैं आपको यहाँ पर रीडिंग भी करवाऊंगी, लेकिन आप इसका गूगल सर्च भी करेंगे और आप देखेंगे कि कौन सी कॉजेज़ थी जो आपके यूरोपियन कंट्रीज़ को वर्ल्ड वार 1 की तरफ लेके गई। अब जो ये वर्ल्ड वार 1 है वो बेसिकली यूरोपियन कंट्रीज़ के दरमियान में लड़ी गई थी। ठीक है, दिस इज़ आल्सो कॉल्ड द ग्रेट वॉर। इट वॉज बेसिकली फॉट इन यूरोप। इट स्टार्टेड ऑन 28 जुलाई 1914, यानी कि ये जो आपकी जो है यूरोप में लड़ी गई थी और 28 जुलाई 1914 में स्टार्ट हुई थी और 1918 तक रही थी, यानी कि तकरीबन 4 साल तक ये जंग होती रही थी। द वार बिगेन व्हेन आर्किटेक्ट फ्रांस फ्रंटियर ऑफ ऑस्ट्रिया, यानी कि ऑस्ट्रिया का एक शख्स था, एक जो था वो कहाँ पे जो जब वो कत्ल हुआ, कहाँ पे? सर्बिया में।
द वार इन्वॉल्व ऑल पावरफुल नेशंस ऑफ द टाइम। उस वक्त जितनी भी पावरफुल कंट्रीज़ थीं वो तमाम उस जंग के अंदर शामिल थी, क्योंकि इसमें दो ग्रुप्स बन गए थे। एक उनका था अलाइंस का ग्रुप था, और एक ग्रुप जो था देयर वर ऑल मीन्स था वो बीइंग ब्रिटियंस, यानी कि एक दूसरा अलाइंस का ग्रुप था और दूसरा उनका सेंट्रल पावर्स का ग्रुप था। अलाइंस ग्रुप जो थे उसमें कौन कौन से मुल्क शामिल थे? ग्रेट ब्रिटेन थे, फ्रांस थे और रशिया था। ऑन द अदर साइड वर द सेंट्रल पावर्स मेन मेंबर्स बीइंग जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी एंड इटली। यानी कि जो एक तो सेंट्रल पावर थे उसमें कौन कौन से मुल्क शामिल थे? जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी एंड इटली। और अलाइंस के अंदर कौन कौन से थे? ब्रिटेन, फ्रांस एंड रशिया। यानी कि ये दो ग्रुप्स बन गए थे मुल्कों के जो कि आपस में फाइट कर रहे थे। और 60 मिलियन जो यूरोपियंस थे वर इन्वॉल्व इन द वार, वाइल 10 मिलियन मिलिट्री पर्सनल वर फॉर्म फॉर द अदर कंट्री। यानी कि दूसरे मुल्कों के या दूसरे बरसगीर के जो 10 मिलियन फौजी थे वो भी इसमें शामिल हुए। द वार टुक द लाइव्स ऑफ मोर देन 1 बिलियन यानी कि 1 मिलियन से भी ज़्यादा लोगों का इसके अंदर नुकसान हुआ था, लोग मारे गए थे इसके अंदर। अब यहाँ पे देखें, लेटर ऑन तुर्की जॉइंट द वॉर इन सपोर्ट ऑफ जर्मनी। मोर एवर USA एंड इटली जॉइंट द वार विद अलाइड फोर्सेस टू पार्टिसिपेट इन द वार। बाद में जो है वो तुर्की भी इस जंग में शामिल हो गया था, जिसने किसकी सपोर्ट की थी? जर्मनी की। अब जर्मनी जो था वो आपके कौन से ग्रुप में शामिल था? सेंट्रल पावर में। जर्मनी, तुर्की जो था उसने किसकी सपोर्ट की? जर्मनी की। जर्मनी कौन कौन से मुल्क में था, कौन से ग्रुप में था? सेंट्रल पावर में। तो इसके बाद में US और इटली ने भी इसको ज्वाइन किया उसको जंग को, लेकिन उसने अलाइड फोर्स की हमायत की थी। यू मस्ट बी वॉन्डरिंग हाउ अदर कंट्रीज ऑफ गॉट इन्वॉल्व इन द वार। वेल देयर वर अ पावर स्ट्रगल गोइंग ऑन बिटवीन द यूरोपियन कंट्रीज टू टेक कंट्रोल ऑफ द रिसोर्स ऑफ यूरोप। Germany, Britain and Russia were all becoming powerful and they wanted to control most of the resources। यानी कि ये जो पावर थी ये मुख्तलिफ मुल्कों के दरमियान में थी पावरफुल होने के लिए। यानी कि एक मुल्क जो था वो अपने खुद सुपर पावर बनना चाह रहा था, दूसरा कह रहा था कि हम सुपर पावर हैं। तो ये तमाम जो जंग थी ये सुपर पावर बनने के लिए थी। When Austria declared war on Serbia, Germany picked to be on Austria's sides. Naturally, that gave a chance to opposing countries to start a war with Germany and corrupt in influence। यानी कि इसी तरह ये जो जंग थी ये लड़ी गई उन मुल्कों के दरमियान भी। The war lasted for 4 years। ये जो जंग थी ये कितनी देर तक लड़ी गई? 4 साल तक। And it is one of the deadliest conflicts of the world when Italy and USA joined the war on the side of the Allied forces। और ये जो है वो बहुत बुरी तरह जो है वो कॉन्फ्लिक्ट हो गया इन दुनिया के दरमियान में जब इटली ने और USA ने ज्वाइन किया था जंग में अलाइड फोर्स में। द सेंट्रल पावर एंड्योर्ड हैवी लॉस। और जो सेंट्रल पावर का ग्रुप था उसको बहुत ज़्यादा नुकसान का सामना करना पड़ा था, क्योंकि जो इटली और USA था उसने अलाइड फोर्स का साथ दिया था और सेंट्रल पावर के अपोजिट में गया था, उसके खिलाफ गया था। तो सेंट्रल पावर को बहुत ज़्यादा उसका नुकसान सहना पड़ा था। द लास्ट मुस्लिम खलीफा इन Turkey, that is Ottoman Empire, broke down and Germany had to accept the blame of starting the war। यानी कि बाद में जो थे वो उसने जर्मनी ने इस चीज़ को कबूल किया था कि उसी की वजह से जंग स्टार्ट हुई। मोर एवर स्कैंडिनेवियन वार इम्प्लीमेंट्स अगेंस्ट जर्मनी। बहुत ज़्यादा उसके ऊपर जो थी जर्मनी के ऊपर जो थी वो शराइत लागू हुई, उसके ऊपर पाबंदियाँ लगीं। व्हेन द वार एंडेड अ पीस ट्रीटी वाज साइंड। एक जो है वो मुआहिदा साइन हुआ था जिसको हम लोग अमन का मुआहिदा भी कहते हैं, या पीस ट्रीटी जो था वो साइन हुआ था जिसके अंदर कहा गया था was called the Treaty of Versailles। The peace treaty favored the winning party। यानी कि जो जंग में जीता था वो उसकी मर्जी का जो मुआहिदा था वो साइन करना पड़ता था उनको। as it was believed that Germany started the war, they had to pay heavy amount of the money of the countries that losing the country considering the treaty to be unfair and had रिजर्वेशन अगेंस्ट इट। यानी कि जो कौम जो थी वो जो हारती थी मुल्क उसको बहुत ज़्यादा हैवी जो है फ़ाइन भी पे करना पड़ता था ताकि वो दूसरे मुल्कों का नुकसान पूरा कर सके जो उनकी वजह से दूसरे मुल्कों का नुकसान हुआ था। अब वर्ल्ड वार 1 के बारे में आपने पढ़ा, अब इसको बहुत अच्छे तरीके से एक एक लाइन को स्टडी करेंगे, इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हाईलाइट करेंगे और इसको बहुत अच्छे तरीके से स्टडी करके इसके एक एक लाइन को याद करने की कोशिश करेंगे ताकि आपको वर्ल्ड वार 1 जो है वो बहुत अच्छी तरह का याद हो जाए।